वहाँ करने वाले जी। रिस्पेक्टेड टीचर्स, जोन मंडी एंड मैम ईशा गुप्ता जी फ्रॉम जम्मू, कोर्स एजुकेशन मेंटर्स। फर्स्ट सेशन में हमने जो मॉड्यूल डिस्कस किया उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। जाहिद साहब, मैं ऑडिबल हूँ? इशारा कीजिए, मुझे सुन रहे हैं आप? जाहिद साहब, जाहिद अली, सुन रहे हैं मुझे? आप सुन रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टिसिपेशन आपकी जो है कुछ मायने रखती है। पार्टिसिपेशन के बगैर जो है हमारा काम भी अधूरा रहेगा, आपका काम भी अधूरा रहेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन और हमारी फ्रूटफुल सेशन रहे, ताकि आपको पीपीटीज या वगैरह दूसरा 21 दिन का काम है जो बार बार आपको पूछना ना पड़े। तो आपकी सेशन लेने के लिए मुझे जो है वो रियाज साहब ने स्टूडियो में ही बुला लिया। पहली सेशन मैंने घर से ली थी ताकि कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करनी थी, तो मैं यहाँ मजीद साहब के स्टूडियो में ही पहुँचा आपको इस सेशन के लिए। तो रियाज साहब, जहाँ पर हमने छोड़ा था अपना मॉड्यूल पेडागोजी ऑफ साइंस, वहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले सेशन में हमने पढ़ा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए हमारे, और एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए हमारी अपर प्राइमरी क्लासेस में। और उसके बाद ये है कि लर्निंग आउटकम्स जो है हमारे कैसे होने चाहिए बच्चों के लिए। तो अब हम करेंगे कि एक रोल ऑफ टीचर जो है साइंस का, टीचर उसका रोल क्या है, साइंस टीचर का रोल क्या है, उस पर ही हम चले जाएंगे लर्निंग आउटकम्स के आगे। हाँ, रोल ऑफ ए साइंस टीचर। तो इस पे हम देखेंगे साइंस टीचर may allow students to use a variety of tools and techniques to generate new ways to solve problems. तो साइंस टीचर ने स्टूडेंट्स को अलाउ करना है कि वो क्या यूज़ करें, टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो टूल और टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए 5वीं 6ठी 7वीं के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इंटरनेशनल लैब हो। रेस्पेक्टेड टीचर्स, टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे गिरदोनवा में ही हमें मिल जाएंगी, हमारे घरों में ही मिल जाती हैं, हमारी किचन में मौजूद हैं साइंस की टूल्स एंड टेक्निक्स। कहीं दूर जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। to generate new ways to solve problems, create models, exhibit improvised apparatus। और मॉडल जो है वो बच्चा बना सके किसी का, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडल बनाए, एक्सपिरेटरी सिस्टम का मॉडल बनाए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल बनाए। और उसके बाद अपरेटस से उसकी जानकारी हो कि ये टेस्ट ट्यूब किससे काम है, बीकर के का हमने क्या करना है, या चाइना डिश है जो इसका माइक्रोस्कोप का क्या रोल है। तो इस लिहाज से हमें क्या करना है कि ये फाइंड इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। इनोवेटिव वे, नए नए रास्ते तलाश करने हैं, नए नए रास्ते तलाश करने हैं। हाँ जी बच्चों, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरे दिन पूछा हमने कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, नहीं समझ आया। अब वहाँ पे रुकना नहीं है, वी हैव टू फाइंड न्यू वेज, नया रास्ता, नया तरीका इस्तेमाल करना है वहाँ पे, ताकि बच्चे को जो है वो नॉलेज पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाए। डूइंग एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। अब उसमें हमने जब नहीं समझ आई बच्चे को, तो हमने नया रास्ता निकालना है और क्या करना है, एक्टिविटीज करनी है और आइडिया निकालना है। तो आइडिया निकालना है नया। A science teacher should not only be an expert in her subject, but should also have a good working knowledge of the other related subjects. साइंस टीचर को पॉलिटिकल साइंस भी आनी चाहिए, हिस्ट्री भी आनी चाहिए, जियोग्राफिया भी आनी चाहिए, जो भी रिलेटेड है, फिजिक्स आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री आनी चाहिए, ये सारी चीजें उसको आना चाहिए। सो दैट शी और ही
can integrate concept and help students to make meaningful and relevant connections between the different disciplines. अब जो है जैसे पहले भी मैंने पहले सेशन में भी कहा था कि वो इंटीग्रेट कर सके, अगर नॉलेज होगा तो इंटीग्रेट करेगा, अगर नॉलेज नहीं है, साइंस टीचर जो है वो अपने आप को साइंस टीचर बनाना ही नहीं चाहता है, तो वो हाउ ही कैन इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट तभी करेगा और जबकि उसको दूसरे जो है रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट जो है उसको नॉलेज होगा। अ साइंस टीचर मे थिंक ओवर हर टीचिंग प्रैक्टिसेस, जो वो अपना इस्तेमाल कर रहा है मेथड क्लास के अंदर, उसके ऊपर भी उसने नजर लगानी है, सोचना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, और एनालाइज, उस जो पढ़ाया उसके बाद अपने पे सोचे क्या मैंने पढ़ाया ठीक नहीं पढ़ाया, ये ठीक किया मैंने या नहीं किया, कैसा करना चाहिए था, हाउ कंसेप्ट आर टॉट एंड हाउ द टीचिंग लर्निंग कैन बी इम्प्रूव और चेंज फॉर अचीविंग बेटर लर्निंग आउटकम्स, ताकि हमारे पास बेटर लर्निंग आउटकम्स जो है वो आ सकें। नेक्स्ट, तो it is expected that the teacher must provide opportunities to children to engage in the practice of science and construction of knowledge by children. अब यह है कि ये हमारे expected that a teacher will provide opportunities to children, बच्चों को ये opportunities हमने प्रोवाइड करनी है कि वो क्या करे, engage in the practice of science, साइंस के काम में वो क्या हो जाए, शामिल हो जाए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय चिल्ड्रन, और नॉलेज जो है वो चिल्ड्रन से कंस्ट्रक्ट खुद करवाए, कोई चीज बनानी है वो खुद बनाए, कश्ती बनानी है खुद बनाए, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग साइंस और डिस्कस बिलो, डिस्कशन है, हम भाई एक हमने माइक्रोस्कोप ले लिया, उसके ऊपर डेमो भी दे दी, डिस्कशन भी की, इसका क्या काम है, किसने बनाई, इसका मिरर कहाँ पे है, इसका बेस कहाँ पे है, इसका जो है वो लेंस कौन कौन से होते हैं, ये मैग्नीफाई क्यों करता है, स्लाइड कहाँ रखनी है, दैट इज डिस्कशन। देन द परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, डेमोस्ट्रेशन, एक्टिविटीज परफॉर्म करनी और डेमोस्ट्रेशन जो है वो देना, डेमोस्ट्रेशन में माइक्रोस्कोप लिया, उस पर हमने डेमोस्ट्रेशन दी, उसका एक एक पार्ट हमने डिस्कस कर दिया। एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, भाई कोई चीज बनानी है तो उस पर हमने क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सपोज हम अगर बच्चे को बता रहे हैं कि जो हम जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो है वो क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में लंग्स कैसे काम करते हैं, तो वो एक्टिविटी से हम बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, हम एक्टिविटी से बताएंगे। जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं, जब सांस हम खींचते हैं अंदर लेते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, कंपैक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी छोटी सी बनाई थी आज, दैट इज, ये देखो छोटी सी एक्टिविटीज, जूस पिया उसका मैंने ये ले लिया स्ट्रा, ठीक है, यहाँ से एक कनेक्शन छोटा सा काटा, काट कर इसको टेप लगाई, और ये हमारा बन गया ट्रैकिया, ये बन गया ट्रैक्यूल्स, और ये बन गए लंग्स, ये दोनों क्या बन गए, लंग्स, जिसको हम फेफड़े बोलते हैं। तो लंग्स बन गए। अब बच्चे को छठी सातवीं आठवीं में हमने एक साइंटिस्ट नहीं बनाना है, लेकिन उसको पहली बार कंसेप्ट देना है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन होगी तो क्या होगा, एक्सहेलेशन होगी तो क्या होगा। अब मैं सांस जब अंदर खींचूंगा, लंग्स क्या हो रहे हैं, डायफ्राम से ऊपर आ रहे हैं, सुपड़ रहे हैं, सांस छोड़ रहा हूं, लंग्स फूल गए। दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन है। तो ये एक एक्टिविटी से मैंने आपको बता दिया। अगर इसको छुपा कर कहूँ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो मुझे लगता है कि हमारा माइंड तो घूमेगा, इंक्वायर करेगा, ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेकिन बच्चे के लिए ये मुश्किल होता है। हम इसीलिए नाकाम होते हैं कि बच्चे के लिए भी हम वही सोच लेते हैं जो हमने खुद समझ लिया, कि जैसे हमें तो पता है बच्चे को भी पता होना चाहिए। नहीं भाई, बच्चा बच्चा होता है और स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, चाहे वो एमएससी में भी पहुंच जाए, स्कॉलर भी बन जाए, वो स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहता है। उसको कभी छोटी बात बताने से हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। क्यों, ये बात समझ करके नहीं, ये तो जानता होगा, ये तो जानता होगा, ये साइंस टीचर की बात नहीं होनी चाहिए।
तो ये है, इस तरीके से हम उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कंसेप्ट भी देंगे हम छठी के बच्चे को। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ऐसा है। बाद में इसको हम छोटे छोटे सुराख बता सकते हैं कि इसमें एल्वियोलाई होते हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ये ट्रैकिया है, ये ट्रैक्यूल है, ये लंग्स हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये फूलते हैं। लेकिन बताएंगे कैसे जब इसमें हम हवा भरेंगे। मैं अभी सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, देखो। तो बच्चे को बता दिया हमने एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंसेप्ट जो है, सारा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमने दे दिया कि इसका ब्रीथिंग का काम है। तो ये एक एक्टिविटी ऐसे हम छोटी सी, जिसको कहते हैं ना, पहले आप किसी टीचर ने पूछा था, शायद शहराज भाई ने पूछा था या किसने पूछा था कि लो कास्ट और लो कास्ट एक्टिविटी क्या है। तो इस पे मुझे क्या पैसे लगे, कुछ नहीं लगे। ये बैलून मेरे बच्चे घर में खेलते थे, वहीं उन्हीं से मैंने लिया, उनके बर्थडे के बचे हुए थे। और ये स्ट्रा, ये तो घर में पड़े रहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ। और ये टेप जो 10 रुपए की जो है कहीं पूरा साल चलेगी। दिस इज लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट एक्टिविटी। और बच्चे को हमने बता दिया। या सब स्लाइड लाइए वापस। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि रोल ऑफ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ। परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, ये एक्टिविटी मैंने परफॉर्म कर दी। डेमोन्स्ट्रेशन, अब डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने ऐसे कर दिया, कैसे ये लिया मैंने कहा ये ट्रैकिया है, ये ट्रैक्यूल है, ये लंग्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसको एल्वुलाई बोलते हैं जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने ये डेमो, इसी तरीके से इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। देन प्रोजेक्ट वर्क, बच्चे को बताना है। बच्चे आपके मोहल्ले में कूड़ा करकट जो डंप लगता है, या इसको आप जो है हम उसको डीकम्पोज अगर करें तो कैसे करें। तो बच्चा वो प्रोजेक्ट वर्क बना कर लाएगा टेबलर फॉर्म में, और टिक्स भी लगाएगा। इसी तरीके से बच्चे को हम प्रोजेक्ट वर्क जो है ये दे सकते हैं कि हमारे एरिया में जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसकी रीजन बताओ, क्यों हो रही है डिफॉरेस्टेशन, और कुछ हमें सुझाव दो, गिव सम सजेशंस के हाउ वी कैन रिफॉरेस्टेशन हम रिफॉरेस्टेशन वापस कैसे कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क आपका हो गया। यूज ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, जब हम रूब्रिक्स वगैरह बनाएं, जो नुमाया अल्फाज होते हैं, जो कोई खास डेफिनेशन होती है, जैसे पेलियंटोलॉजी हो गई, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, लस्टर हो गया, ऐसे अल्फाज को हमने विजुअल फॉर्म में उनको लिखकर स्पेलिंग के सामने बोल्ड लेटर में उनको बताना है कि बच्चा ये ना हो कि एक को पता है और 19 को पता नहीं है, वो उस स्पेलिंग के बगैर ही घर चला गया और फिर सोचता ही रहा बच्चा, और पूछने का वो जो है वो आदि नहीं है, शाई है, शाइनेस है उसमें, और वो पूछने के बगैर हमेशा के लिए हमारा उसके साथ ना इंसाफ हो जाएगा। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मॉडल बनाएं, चार्ट बनाएं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, क्रॉस वर्ड पजल बनाएं। जैसे हम बच्चे को बताएंगे कि दुनिया के इतने बर्रे आजम हैं, इतने बहरे आजम हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, एक बनाया, चार्ट बनाया, चार्ट के अंदर छोटे छोटे खाने बनाए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, जैसे यूरोप लिखेंगे EROPE, अब बच्चा यू खुद लिखेगा, तो एक क्रॉसवर्ड पजल से वो यूरोप का स्पेलिंग बनाएगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी और ये उसके अंदर जो है एक रुझान उसका बढ़ेगा। देन नेक्स्ट सर। तो इस तरीके से हम जो है कोई भी काम करें, कोई भी टॉपिक हम लें, उसके अंदर उस इन्वॉल्वमेंट हो एक्टिविटीज की। The pedagogical process listed are suggestive and intended to give direction to teachers to design various learning situations and engage students in the practice of science and construction of knowledge। तो बार बार लफ्ज आ रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एक होता है इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, एक होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो साइंस टीचर के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज कंपलसरी है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होगा किस वजह से, जब हम उनको एक्टिविटीज कराएंगे, प्रैक्टिकली लैब में ले जाएंगे। That is it is expected that teachers will design appropriate learning situations as per the experience of the students and availability of the resources. Conduct simple investigations, relate process and phenomena with causes, differentiate and classify material on the basis of their properties हैं। तो प्रॉपर्टीज के बेस पे जो है वो हम कर सकते हैं कि मेटल नॉन मेटल को, जो है मेटल जो है वो क्या है, लस्टर्स होते हैं,
सोनोरस होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम चीज़ों को, मेटल और नॉन मेटल को अलग करें, कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को अलग अलग करें। दैट इज द डिफरेंशिएशन एंड क्लासीफाई द मटेरियल। अप्लाइज लर्निंग ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट इन डे टू डे लाइफ, एग्जिबिट क्रिएटिविटी इन मेकिंग यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। और क्रिएटिविटी हम इस तरीके से मैनेज करें कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम भरपूर इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से आगे आप चलिएगा कि in this process think of situations, ऐसी सिचुएशंस के बारे में आप सोचिए कि जब कोई चीज़ जो है गर्म हो जाती है, becomes hot. You might have witnessed various experiences of an object becoming hot, such as a frying pan become hot when kept on a flame. तो आप देखिए कि कोई चीज़ें गर्म कैसे होती हैं। हीट का चैप्टर है हमारे क्लास के अंदर, हमारे 7th क्लास में है या 8th में है। तो उसमें हम हीट के बारे में बच्चों को बता सकते हैं कि सोचिए कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें गर्म होती हैं, क्यों हो जाती हैं और कैसे होती हैं, उनका रीज़न क्या है गर्म होने का। हॉट सच एज फ्राइंग पैन, आपके घर में जो है सिंपल सी हमने अपने किचन के अंदर की एग्जांपल देनी है। फ्राइंग पैन का जो है हैंडल होता है वो गर्म क्यों हो जाता है, हैंडल के ऊपर हम जो है वो रबड़ क्यों लगाते हैं, व्हेन केप्ट इन अ फ्लेम। तो इन दिस प्रोसेस टीचर में आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट ऑब्जेक्ट्स बिकमिंग हॉट इन देयर सराउंडिंग्स। तो उनके इर्द गिर्द में जो है वो चीज़ें जो होंगी वो गर्म क्यों हो जाती हैं, उनके बारे में हमने पूछना है। मेक ए लिस्ट ऑफ सिचुएशन इन देयर सराउंडिंग इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट इन्वॉल्व। और ऐसी लिस्ट बनाएं कुछ चीज़ों की कि जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन वे टू एक्सप्लेन अबाउट इट इज ए बाई परफॉर्मिंग एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। कि हीट की ट्रांसफर कैसे होती है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। अब देखिए बच्चों को हमने बताना है कि हीट ट्रांसफर कैसे होगी। हीट वाला लेकर तो क्या करना है कि दो हमने कोई किसी दो पत्थर के अंदर जो है थोड़ी सी हाइट बना के हमने क्या करना है कि एक रॉड लेनी है, मेटल लोहे की रॉड ले ली। बच्चे को बताना है भाई हीट ट्रांसफर कैसे होता है। लोहे की रॉड ले ली और उसके एक एंड पे हमने क्या कहा कि आग जलाकर उसकी लोहे की रॉड में हमने वैक्स लगाया। वैक्स आप जानते हो, मोम लगा दिया 4-4, 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, यहाँ पे हमें बताना है बच्चे को कैसे कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो अब हमने इस पॉइंट पे उसके दूसरे पॉइंट पे हमने आग जला के रख दी, हीट देना शुरू कर दिया, कैंडल जलाई हुई है। तो अब देखिए क्या सबसे लास्ट में जो वैक्स लगा हुआ है वही पिघलेगा पहले या पहले पिघलेगा कौन सा, जो हीट के नजदीक होगा, जो हीट के फ्लेम के नजदीक होगा वो पिघलकर सबसे पहले नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि आस्ता 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 लास्ट वाला भी गिर जाएगा। तो इससे एक एक्सपेरिमेंटल हमें जो है बात सामने आ गई कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन। अगर हमने बच्चे को ऐसे बता दिया, इस एक्सपेरिमेंट के बगैर अगर हमने बच्चे को बता दिया कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन और फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, तो इससे जो है बच्चा शायद सेटिस्फाइड ना हो। तो जब हम ये करेंगे, वैक्स लगाएंगे या कोई पिघलने वाली चीज लगाएंगे, मोम लगाएंगे, तो बच्चे को बताएंगे तो बच्चा उसको कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में। डेफिनेशन चाहे उसको साल के बाद याद हो, लेकिन हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन, तो ये चीज उसको कभी भूलेगी नहीं। तो आप देखिए इसमें कैसे जो है वैक्स 1 बाय 1 गिरते रहेंगे और आधे घंटे की आपकी एक्टिविटी होगी या 15-20 मिनट की, आराम से बच्चे को कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट कीजिए। इसी तरीके से हम बहुत सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं कि हम क्लास के अंदर बच्चों को ये कह सकते हैं कि आगे कीजिए
कि कुछ मटेरियल आप कलेक्ट कीजिए, पेंसिल लीजिए, लोहे की रॉड लीजिए, अच्छा चाकू लीजिए, ये चीज़ें लीजिए, एक गिलास टम्बलर में डालिए, उसमें गर्म पानी इसको कीजिए, और उसका दूसरा एंड जो है वो स्केल, देखो स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए, तो दूसरा एंड उसका आप टच करें, हाथ से टच करें और बताएंगे क्या ये हीट ट्रांसफर हुई, मतलब एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर हुई, अगर हुई तो किस किस में हुई। तो एक टेबल फॉर्म में जो है ये एक्टिविटी बच्चे से करवा कर आप इसका जो है वो रिकॉर्ड उससे बनवा सकते हैं। नेक्स्ट, so teacher may ask students to discuss among themselves and identify some of the applications of conductors and insulators। इसी हीट से ही हीट को टॉपिक को लेकर बच्चे को बताना है कि कुछ चीज़ें कंडक्टर्स हैं और कुछ इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स क्या हैं, जो हीट कंडक्ट नहीं कर सकती हैं। इंसुलेटर्स कंडक्टर्स क्या हैं, जो हीट कंडक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। तो एक रॉड ले लेंगे आप, एक कील ले लेंगे, मेक ले लेंगे, उससे आप देखेंगे कि वो हीट कैसे रॉड जो है लोहे की कंडक्ट करती है। और जबकि प्लास्टिक जो है, रबड़ है, ये कंडक्ट नहीं करती है, लकड़ी जो है वो कंडक्ट नहीं करेगी। इस तरीके से बच्चों को कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स का भी हमने साथ में बता देना है इन देयर डेली लाइफ। गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू क्रिएट यूटिलिटी आइटम्स सच एज हैंडल ऑफ ए स्टील कैटल। कैटल की जो स्टील कैटल होता है उसका हैंडल कैसे गर्म हो जाता है, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन वो क्यों गर्म हो जाता है, यूजिंग अवेलेबल सोर्सेस इन द सराउंडिंग्स। तो आप मिड डे मील की किचन में वहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं, हम दिखा सकते हैं, कोई दूर नहीं जब भागना है। Exhibit creativity in making use of available sources, applies learning of scientific concept in daily life। तो साइंटिफिक कंसेप्ट का डेली लाइफ के साथ उसको जोड़ना है, जो हमारी जम्मू कश्मीर की लाइफ है उसके साथ जोड़ना है, इस इलाके में हम रहते हैं उसके साथ उसको जोड़ना है। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हम जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है साइंस के साथ हमारा इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ करने के लिए हमें एक्टिविटीज़ जो है वो करवाने पड़ेंगी। नेक्स्ट सर। तो इस तरीके से ये ख़त्म। अब ये है कि मैं, मैम ईशा गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, तो उनसे मैं इजाज़त चाहूँगा कि कुछ एक दो एक्टिविटीज़ मैं और बता दूँ उनकी इजाज़त से। उसके बाद वो जो है हमारे आज के पूरे डे के सेशन को वो और चार चाँद लगाएंगे। तो इस तरीके से आप जैसे पूछते हो कि लो कास्ट एंड नो कास्ट एक्टिविटीज़, हम जैसे हम घर के आसपास या किचन में जो कूड़ा करकट है उसी से ही हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। एक बोतल ले लो छोटी सी आप, ये बॉटल ली हमने, और इस बॉटल को लेकर जो बेकार पड़ी हुई है कूड़े करकट में, इससे हम बच्चे को बहुत सारे कंसेप्ट दे सकते हैं। इसमें कौन सी कास्ट लग जाएगी। तो बैलून लिया, अब उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है हमने देना है कंसेप्ट, ठीक है। इस बॉटल को हमने यहाँ से सुराख किया और यहाँ पर पहले उंगली हमने दबा दी, तो इसको जब हम फूंक लगाएंगे हवा भर गई, जब हम उंगली हटाएंगे तो हवा नहीं भरेगी, जितनी मर्जी हम लगाएंगे हवा नहीं भरेगी। तो बच्चे को बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस हवा, इसके अंदर जब हवा थी, जब इसके अंदर हमने हवा बंद की तो ये बैलून जो है वो उसने जगह ऑक्यूपाई की। तो जब इसको एक्स्ट्रा हवा बाहर से आती थी तो बैलून ने जगह ऑक्यूपाई नहीं की, उसमें हवा नहीं भरी गई। तो ये एक छोटी सी बॉटल दी, इससे हमने कंसेप्ट दे दिया। तो लो कास्ट एंड नो कास्ट। इसी तरीके से एक और बॉटल मैं लूंगा, ये बॉटल मैंने ली, इसके अंदर नीचे जो है देखो आप छोटे छोटे सुराख मैंने कर दिए। ये भी 35 रुपये वाला कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ये, तो छोटे छोटे सुराख कर दिए। अब बच्चे को हमने क्या बताना, बच्चे क्या यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही बच्चे को बताना है। तो ढक्कन बंद कर लिया, इसमें पानी भर लिया, और इसको हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे ऊपर से यहाँ पर हमने कुछ सुराख वगैरह करके इसको दबा देना है। तो इस पानी जब तक हम इसको हवा इसमें इंटर नहीं होगी तब तक यहाँ से बारिश नहीं बरसेगी, और जो ही हम यहाँ से ढीला करेंगे ये बारिश इसमें क्या हो जाएगी, बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लैब में कर नहीं सकता हूँ। बच्चे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट एक बॉटल से दे रहा हूँ। इसमें देखिए कोई कीमत मेरी तो नहीं लगी है कुछ, बल्कि स्कूल के क्लासरूम के बाहर ही ये कूड़ा करकट पड़ा रहता है। तो बच्चे को हम ग्रेविटेशन का कंसेप्ट भी दे रहे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट भी दे रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं लगने वाला। तो एक हमारा चैप्टर पूरा जो है बच्चा वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेगा। इसी तरीके से एक और बॉटल में लूंगा, बॉटल से ही कितने एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये बॉटल मैंने ली, इसको यहाँ से सुराख कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ से सुराख किया, यहाँ पर मैंने उंगली रखनी है, और क्या करना है बच्चों को बताना है कि भाई देखिए यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर हमने बीच में डाल दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाकर, जो मैंने पहले बनाया था ये डाल दिया इसमें, ठीक है। इसमें डालकर इसको अब हमने हवा लगानी है,
तो जब इसके अंदर क्या होगी, ये हवा बाहर वाली दाखिल नहीं होगी, तो ये ना इसमें इन लंग्स के अंदर जो है वो हवा वगैरह, बैलून वगैरह कुछ मतलब फूलेंगे नहीं ना सिकुड़ेंगे। जब ही हम इसको बंद कर देंगे तो इसमें हवा जाएगी। तो इस तरीके से भी ये बॉटल और ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके हम बच्चे को कंसेप्ट दे सकते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। ये भी हमने बॉटल ही इस्तेमाल की। ये बॉटल से मैंने एक्सपेरिमेंट इतना कर रहा हूँ। तो इसमें लो कॉस्ट है, नो कॉस्ट आपने देख लिया। इसी तरीके से एक और बॉटल मैंने ले ली, ये भी मेरे घर के बाहर पड़ी हुई थी। इसमें मैंने 3 सुराख कर लिए, 3 सुराख कर लिए। तो 3 सुराख करने के बाद इसको पानी जब हम भरेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर में पानी कहाँ से गिरेगा, सबसे नीचे से। उससे कम प्रेशर में यहाँ से, उससे कम प्रेशर में यहाँ से। क्यों कि जितना उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी वाटर की, जितना दबाव होगा, प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा जो है इसका प्रेशर बनेगा फ्लो ऑफ वाटर का। तो ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्लो ऑफ वाटर का कंसेप्ट दे दिया। और साथ में हम एक इसमें और बहुत सारे कंसेप्ट इसी से दे सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये जो एक्टिविटी है, ये वाटर के अंदर ऑस्मोसिस अगर हमने बच्चों को पढ़ाना है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होती है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होती है, ठीक है ना। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सी होती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सी होती है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो क्या इस साइंटिफिक लैंग्वेज को बच्चा समझ सकेगा? 6ठी 7वीं वाला नहीं समझेगा। हमने क्या करना है, एक किचन में हमारे घरों में जो है आलू पड़ा होता है, आलू ले आना है। वो बच्चे को जो है वो हमने एक्सपेरिमेंटल सारी चीजें बतानी है। डेफिनेशन चाहे वो 1 महीने के बाद याद करे, लेकिन नॉलेज उसको दे देना है हमने, जो हमारा हक है। तो एक क्या लिया हमने, एक आलू ले लिया, उसको काटा, इसका बेस बनाया, बेस के बाद इसका जो है कैविटी इसकी बनाई। कैविटी बनाने के बाद इसको किस में डाला, इसको डाल दिया वाटर सोल्यूशन में। तो हमने बताना है उसको सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है बच्चों, the flow of liquid from the higher concentration to the lower concentration। ठीक है। आलू के अंदर जो हमने कैविटी बनाई थी उसमें क्या है, अगर लोअर कंसंट्रेशन है तो पानी जो है बाहर से अंदर जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो इसकी कैविटी के बाहर जो आलू का जो ऊपर हिस्सा होता है। तो ये मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर उसको अंदर धकेलता है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब उसके बाद क्या करना है हमने, जब ये एक कील लगा देना है यहाँ पे तो किनारे पे, तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर वाटर जाएगा तो लेवल जो है लिक्विड, जो आलू के अंदर जो स्पेस बनी हुई है इसके अंदर जो है वाटर का लेवल आस्ता आस्ता ऊपर जाएगा। तो उससे हम बता सकते हैं कि ये देखो मूवमेंट ऑफ वाटर हुई फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए दूसरी हम सोल्यूशन शुगर और साल्ट के साथ भी बना सकते हैं। शुगर या साल्ट की सोल्यूशन बनाकर हमने पानी के अंदर आलू के अंदर डाल दी वो सोल्यूशन, और बाहर हमने नॉर्मल वाटर रखा, तो तब क्या होगा। अब मुझे आप बताएंगे, कोई टीचर मुझे प्लीज बता सकता है कि हायर कंसंट्रेशन अब कहाँ है? अब पानी जो है आलू से बाहर आएगा या बाहर से अंदर जाएगा? अगर मैंने साल्ट की सोल्यूशन बनाकर इसमें ऑस्मोसिस दिखाने के लिए अंदर डाली है, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी अब सोल्यूशन वाटर आलू से बाहर आएगा वाटर, या बाहर वाली मेरी इस डिश से जो है वो पानी अंदर जाएगा? रीजन बता सकता है कोई? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड, उसको हम अनम्यूट करेंगे। कोई एक आदमी रेज करे हैंड, बताओ। चलिए मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। चलिए रहने दीजिए, ये हाथ रेज किया है बहुत सारे, तो मैं आपको बता देता हूँ। खैर ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम भी हमारा वेस्ट होगा। तो मैं आपको यही बताना है, आपका आंसर मुझे आ गया, सबको पता है माशाल्लाह। तो मसला ये होता है कि जब हम सॉल्ट इसमें डाल देंगे, जो आलू के अंदर जो कैविटी है इसमें अगर हम सॉल्ट डाल देंगे, तो क्या होगा, इसमें सॉल्ट डाल देंगे तो विस्कोसिटी जो है अंदर वाले फ्लूइड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्री मूवमेंट एनर्जी जो है, फ्री वाली एनर्जी जो है उसकी कम हो जाएगी। तो अब बाहर जो पानी कटोरी में है, जो हमारी डिश में पानी है, उससे वो अंदर फ्लो
करना शुरू कर देगा। क्यों कि अंदर वाले पानी की चलने की ताकत कम हो गई है, वो मोटा हो गया है, उसके अंदर सॉल्यूट आ गया है। अब देखो बच्चे को हम कैसे दे रहे हैं, अब देखिए कि बच्चे को हम कंसेप्ट कितना दे रहे हैं, सॉल्यूट का दे रहे हैं, सॉल्वेंट का दे रहे हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का दे रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का दे रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का दे रहे हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये होगा कि जो कैविटी के अंदर पानी होगा, जो बाहर होगा, दोनों एक जैसे होंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये होगा कि सॉल्वेंट जो है वो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ नॉर्मल रहेगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्यूट जो है वो क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। इस तरीके से हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट, ऑस्मोसिस का कंसेप्ट, लिक्विड का कंसेप्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट, और हमारा खर्चा क्या हुआ, एक बचा हुआ गला सड़ा आलू, नथिंग एल्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरे आइडियाज आपको पसंद आएंगे और ये हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को। और भी मैं देखता हूँ ज़रा कुछ, तो कैविटी बनाना आना चाहिए बच्चे को। पहले एक दिन आप कैविटी बनाएं, ये कैविटी कैसे बन सकती है, ठीक है ना। ये कैविटी बनाकर बच्चे को कैविटी बनाना आ जानी चाहिए, ताकि उसको पता चल जाए। हाँ, तो कैविटी बनाना बच्चा कम से कम सीख लेगा कि कैविटी कैसे बनानी है। ये बच्चे को सिखानी है कि कैविटी कैसे बन जाए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है, फिर पिन कहाँ लगाना है, फिर वाटर का लेवल कैसे मेजर करना है स्केल से, ये सारी चीज़ें उसको आ जानी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने रखी हुई थी। इसी तरीके से हम जो है फूड है, फूड का कंसेप्ट है, उसमें हम बैलेंस डाइट, उसमें कंपोनेंट ऑफ फूड जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये चीज़ें जो बच्चे को पहले सोर्स ऑफ फूड बताना है, फूड कहाँ से आता है। हाँ जी, फूड जो अब हम खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ है, तो उसके लिए हमें लैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, इन सब के टेस्ट होते हैं, टेस्ट करके बच्चों को बताना है। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम मिल्क ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। तो इस तरीके से एग का योग, एग का जो है वाइट पोर्शन ले सकते हैं, अनबॉइल्ड एग का। इसी तरीके से स्टार्च के टेस्ट के लिए आलू ले सकते हैं, आयोडीन टेस्ट इसका हम कर सकते हैं। ਜਿਹੜਾ काम मुझे दिमाग लंबे अस्सी हजार में रखते हैं। हम खाते हैं ना, उसको लिया हमने इसमें एक इसमें सॉरी इसमें लिया एक फिल्टर पेपर में। ये देखिए मैंने यहाँ गरी लाई हुई है, लेकिन गरी के अंदर क्या होता है, फैट होता है। तो गरी हो या मूंगफली हो या अखरोट हो, आप इसको ऐसे लपेट कर क्रश करेंगे, स्पॉट बन जाएगा, इंडिकेट द फैट इज प्रेजेंट इन द, कौन से आइटम में फैट है, कौन से में प्रोटीन है, कौन से में मिनरल है, विटामिन है, ये सारे टेस्ट जो है हम बच्चों को, तो ये बहुत ही जम्मू से ईशा गुप्ता मैम जो हमारे कोर्स एजुकेशन मेंटर्स हैं, और मेरी 4 के 4 सेशन में वो हमारे साथ रहे, और मैं यकीन मानिए कि मैं जो कुछ डिस्प्ले कर रहा हूँ मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो आपसे गुजारिश है, आप उनके इस टाइम को प्रेशियस समझ कर कापी पेन नोट करके उनको सुनेंगे। तो ओवर टू रेस्पेक्टेड ईशा गुप्ता मैम। मैम जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम ईशा गुप्ता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, अनम्यूट होगी। थैंक यू सर, आपने मैक्सिमम एक्टिविटीज एक्सप्लेन कर ही दी, तो बहुत अच्छा लगा आपकी देख के। आप आगे भी और भी कर सकते थे सर, मेरी जरूरत ही नहीं थी आजकल। एक्चुअली स्कूल में हमारा नेटवर्क नहीं होता, तो 2 बार तो मैं एग्जिट भी हो गई, तो इसलिए। सो गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर, मैक्सिमम हैज बीन एक्सप्लेन बाय मुगल सर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनकी एक्टिविटीज देख करके, बट जो भी मैं आपसे पूछूंगी उसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जैसे अभी मुगल सर के हाथ में एक मॉडल है, उन्होंने जो आपको करवाया रेस्पिरेशन का, तो आप मुझे बताएं कि रेस्पिरेशन में हमारी गैसेस जो इन्वॉल्व हैं दो, वो कौन कौन सी है प्लीज, ताकि हम बेसिक्स थोड़ा समझ पाए। बाकी आपको सब पता है, तो मुगल साहब ने मैक्सिमम बता ही दिया। तो व्हाट आर द 2 बेसिक गैसेस विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन? चैट बॉक्स में फटाफट अपना आंसर टाइप करके भेजिए प्लीज। What are the 2 basic gases involved in respiration?
जिसको भी ये आता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, एक्सीलेंट, सो दिस आर द टू। अब आप मुझे इसका रीजन बताएं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब हम कहते हैं कि हवा में तो सारी गैसेस हैं, फिर हम ब्रीद इन सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों करते हैं? सारी गैसेस क्यों नहीं जा रही हैं हमारे अंदर? क्या इसका कोई रीजन है? एनीवन प्लीज राइट योर आंसर, एनीवन, कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही ब्रीद इन क्यों करते हैं, बाकी नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या किसी को क्यों नहीं? हो